आज हम देश और विदेश के एक महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे पर विमर्श करने जा रहे हैं, जो है किसान आंदोलन। कहते हैं धरने हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, क्रांति हो, सब समय की मांग और उपज होते हैं। आखिर ये होते क्यों हैं? इनकी परिस्थितियां क्या होती हैं? इनकी ज़रूरतें क्या हैं? इन पे हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले आप कुछ बातें और गौर करें। कोई चीज़ गलत और सही नहीं होता है, और लौकिक जगत जो मध्यमार्गी है, इसमें जो कम गलत हो वही सही होता है। आज कृषि सुधार के 3 अधिनियम आपके सामने हैं। देश में आंदोलन बरपा हुआ है, बुद्धिजीवी अलग चर्चा में मशगूल हैं, राजनीतिक निरपेक्ष बने हुए हैं। किसान आंदोलन हैं, वो ठंड की तपिश झेल रहे हैं, टिकैत के आंसू भी कुछ कह रहे हैं। ऐसे तमाम बातें होती हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन ध्यान रहे, नीति, नीयत, निष्ठा, समय, उद्देश्य, अगर किसी चीज़ के पीछे बहुत तर्कसंगत न हो, मानवीय न हो, समाज के लिए न हो, अन्नदाता बेर बेर का अन्नदाता के लिए न हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यह टैगोर का देश है। जब धर्म, नीति, राज, सत्ता समय और समाज का आदर न कर पाए, मनुष्य के मानवीय मूल्यों को समझ न पाए, अन्नदाता के दर्द और भावनाओं को समझ न पाए, तो किसी नियम अधिनियम का कोई मूल्य नहीं होता। आज भारत का अन्नदाता ऐसे दोराहे पे खड़ा होकर के, चौराहे पे खड़ा होकर के आंदोलनरत है, जो देश ही नहीं विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने में पूरी तरीके से सफल रहा है। वो हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर यह जो है ग्लोबलाइजेशन की अर्थव्यवस्था, वह किस प्रकार से हमारा समग्र समाधान है? ये ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हमारी समस्याओं का निदान करना चाहता है? ग्लोबलाइजेशन का एक दौर 300 साल पहले भी हमने देखा है। वह कुछ लोगों के लिए स्वादिष्ट भले रहा हो, लेकिन आम जन के लिए सुपाच्य नहीं रहा। हमारे गांव में कहा जाता है दोस्ती और दुश्मनी बराबर से ठीक होती है। IMF के तत्वावधान में चलने वाली यह विश्व व्यवस्था पूरे संसार के लिए एकसार है, किंतु पूरा संसार एकसार नहीं है। देशों के अंदर तमाम तरीके की भिन्नताएं हैं, देश के अंदर तमाम तरीके की भिन्नताएं हैं। तो एक लाठी एक व्यवस्था से हाँकना, एक अर्थशास्त्र से हाँकना, यह कहाँ तक न्याय संगत होगा? 1991-92 के ग्लोबलाइजेशन जो माननीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी और पूर्व वित्त मंत्री और अभी हाल के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संदर्भों से जो इजाद हुई, वो हमारे लाभदायक भी रही, किंतु आज आप देख रहे हैं कि रोजगार की गति कहाँ है, असमानता की गति कहाँ है, महंगाई की गति कहाँ है, बेरोजगारी की गति कहाँ है। सरलीकरण यह है कि सेवा और उद्यम के क्षेत्र को तो हम देख चुके हैं ग्लोबलाइजेशन में ले जा करके। कितनी परिलब्धि हुई, कितनी उपलब्धि हुई है, बताई जाने की जरूरत नहीं है। मूल मुद्दा यह भी है कि इतनी स्टार्टअप, स्टैंडअप, कौशल विकास कार्यक्रम के थ्रू भी अगर हम भारत को विनिर्माण का केंद्र नहीं बना पाए, तो आखिर क्यों? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अब खेती को क्यों झोंक रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में? वही एक चीज बची हुई है। कम से कम खेती और शिक्षा को तो ग्लोबलाइजेशन में न झोंकें। हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारतीय किसान आलसी हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अर्थशास्त्री आलसी नहीं है? ये गांधी का देश है, नेहरू का देश है, टैगोर का देश है।
आज जिस नाम से पालित यह व्यवस्था है, राजा राम का देश है, कोई इनसे पूछे कि IMF के तत्वावधान में चलने वाली अर्थव्यवस्था या ऐसे मॉडल का पुरजोर आप पक्ष क्यों ले रहे हैं? आपने कोई ऐसा आर्थिक मॉडल क्यों नहीं विकसित किया जो भारतीय समाज, भारतीय किसानों के अनुकूल हो, भारतीय किसानों का जो दर्द समझे? भारतीय किसान फटे हाल घूम रहा है और वर्तमान अर्थव्यवस्था में कुछ लोग, लाखों लोग, अभी कुछ दिन पहले हमने एक बात बोली थी, हमारे यहाँ ऐसे भी अमीर हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पानी का टेम्परेचर उनके स्विमिंग पूल में बदलता है। वो हेलीकॉप्टर से अपने भवन में लैंड करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं। ध्यान रहे, देश चलता हेलीकॉप्टर न देखने वालों से, देश चलता किसानों से, गरीबों से, वंचितों से, सड़क पे चलने वाले लोगों से। जब तक यह बात अच्छे से समझी नहीं गई, कोई नियम और कानून कारगर नहीं होगी। इनको भी तो समझो कि ये क्या चाहते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, IMF का आर्थिक मॉडल लाभ प्रेरित व्यवस्था की ओर जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाता है। IMF का एक कैरेक्टर है लघुकालिक ऋण और आकर्षक ब्याज दर। सरकार ने ढेर सारा पैसा लिया है IMF से, मिलियनों डॉलर में। आखिर क्यों, किस लिए? पैकेज किसके लिए, सब्सिडी किसके लिए? ध्यान रहे, 1,000 रुपये दे देने से जो है किसानों की हालत, गरीबों की हालत सुधरने वाली नहीं है। सरकार को इन लोक लुभावन नीतियों से ऊपर उठना होगा और सारी समस्याओं का निदान कर संग्रह कि किसानों की बेच बढ़ेगी, बेच से GST मिलेगी, हमारा राजकोष बढ़ेगा, हम IMF का कर्जा देंगे, तो ये सब चलेगा नहीं। भारत विश्व के लिए बड़ा बाजार है, उनके ज़्यादा उत्पादन की खरीद फरोख्त से कई लोग मिलियनों डॉलर कमाएंगे, और भारत का किसान, विश्व के किसान जो कमोवेशी की स्थिति में वही को वहीं रहेंगे। उम्मीद की जाती है कि सरकार इस पर गहन मनन चिंतन करे, कोई ऐसी रीति नीति डेवलप करे जो किसानों के मन की भी बात जाने। आप कहते हो किसान सुधार अधिनियम आकर्षक है, आकर्षक है, नियम तो कोई गलत नहीं होता है। जरूरत होती है उसके फॉर्मुलेशन की, उसके पीछे छिपी हुई नीति, नियत, निष्ठा की, समय की, उसके उद्देश्य की। तो आप सोचो कि इस लाभ प्रेरित व्यवस्था में अंततः किसानों को क्या मिलेगा, और अगर यह लाभप्रद है तो यह बात किसानों को आप समझाते क्यों नहीं है? किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हम कभी कभी कहते हैं कि हम बहुत अच्छे शिक्षक, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सवाल मेरे बहुत अच्छा पढ़ाने का नहीं है, सवाल विद्यार्थियों के समझ में आने का है। संचार वह नहीं है जो किया गया है, निर्णय वह नहीं है जो लिया गया है, निर्णय वह है जो माना गया है, संचार वह है जो हुआ है, न्याय वह है जो अनुभव किया गया है। तो किसान तो मान ही नहीं रहे, किसान तो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखेधड़ी हो। चीजें बहुत लंबी खींचेंगी, दूर तक खींचेंगी, वहां तक हम नहीं जाना चाहते हैं। फिलहाल सत्ता प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी है, बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है, राजनीतिकों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों को समझाएं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हमें आपकी चिंता है, आप विश्वास रखिए, इस कानून से आपको फायदा होगा। MSP एक मुद्दा हो सकता है, उसकी भी काट और निदान हो सकती है। सरकार को इसे समझाना चाहिए। सरकार तो चुप है। सरकार तो राजसूय यज्ञ पे निकली है, अश्वमेध यज्ञ पे निकली हुई है कि हमें देश के 29 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 29 वर्ष तक, 2029 तक शासन करना है। लोकतंत्र में आप कैसे कह सकते हैं कि हम फिक्स टाइम तक राज सत्ता या आनुवंशिक या राजत्व की व्यवस्था थोड़े है कि आप आ गए हैं तो आप इतने दिनों तक रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे, या तो पुतिन और शिपनिंग वाली व्यवस्था लागू कर दीजिए।
यह एक मौलिक प्रश्न है, पूछे जाने का प्रश्न है कि व्यवस्था यह कैसे कर सकती है कि हमें अगला इलेक्शन जीत करके या हमें 15 वर्ष तक सत्ता में बने रहना है। कैसे, ये कैसे संभव है? हमारे प्रतिपक्ष के लोग सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? ध्यान रहे, मन की बात अगर जन तक न पहुंचे तो उस बात का क्या मतलब है? अन्नदाता पूछ रहे हैं, अन्नदाता कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। किसान, खेती बड़ा मुद्दा है। एक कोरोना का संकट तो हमारे किसान झेल गए, लेकिन अगर ऐसी कोई आपदा आई तो सेवा क्षेत्र में, उद्यमिता में तमाम मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, पता नहीं क्या क्या चला करके आपने देखा हर जगह हम सरकार की बात नहीं, हमें फेलिंग हाथ आई। तो किसान को बाजार के सहारे न छोड़िए। बाजार का एक कैरेक्टर है लाभ, और लाभ का अगला कैरेक्टर है और ज़्यादा लाभ। ध्यान रहे, किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो समाजवादी हो चाहे पूंजीवादी हो, इतना लाभ नहीं मिलता है। लाभ की सदा और सदा एक सीमा है, जैसे कल्याण की एक सीमा है। हम मानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र कल्याण में समर्थन प्राप्त करती है, किंतु हम यह भी कहते हैं कि संसद कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपने आप को इतना न उलझाए, उसे वोट प्राप्त करने की रणनीति के रूप में इस तरीके से इस्तेमाल न करे कि आगे प्राप्त करने के लिए कुछ बचा ही न रहे। आप कभी सोचो, सरकार को सोचने का समय आ गया है। यह आपके सब्सिडी से 1000 रुपये के कुछ नहीं होने वाला है। हम छोटे पद के अधिकारियों और बहुत छोटे नेताओं की बात कर रहे हैं। जब एक बार बैठते हैं तो 1000 रुपये की चाय, काफ़ी, काजू का नाश्ता हो जाता है। दिन में 2-3 बार बैठते होंगे, हफ्ता होगा, महीना होगा, साल होगा। यानी कि एक व्यक्ति साल में लाखों रुपए चाय नाश्ते पे खर्च कर दे रहा है, और अन्नदाताओं कहा जा रहा है कि गरीबों, वंचितों कहा जा रहा है कि आपको हम सब्सिडी 1000 रुपये की, 2000 की दे रहे हैं। उससे होगा क्या? शाम को रोटी बनेगी कि खेती के बीज आएंगे कि लड़की की शादी होगी कि रीति नीति, मेले अनुष्ठान, शादी और व्यवहार के काम होंगे? कैसे होगा आप जरा बताइए। अन्नदाताओं की अपेक्षा है कि आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, छोटे छोटे मुगालतों से उन्हें ऊपर उठाएं। उनमें क्षमता है, वो कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। आप उनकी क्षमता का उपयोग मन की बात में भरमाने के लिए न करें। जन आपकी बात तत्काल के तौर पर, वोट देने के तौर पे हो सकता है सुन ले रहा हो, लेकिन ध्यान रहे, दूर में उनके जड़ों में आप मट्ठा डाल रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा, किसानी, खेती, ये सब तो ग्लोबलाइजेशन के सहारे न छोड़ो। भारत अमेरिका नहीं होगा, भारत चीन जापान भी नहीं होगा, इंग्लैंड भी नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी, भारत भारत ही रहेगा। इस नाते भारत की बेहतरी के लिए भारत की सोच, भारत की मिट्टी, भारत के परिवेश का आर्थिक सामाजिक मॉडल लाना होगा। भारत की क्षमता का उपयोग करना होगा, तब शायद बात बने। अन्यथा आपकी तत्काल दिखने वाली प्रतिबद्धताएं, घुस नियम और कानून भारत का बेड़ा गर्क कर देंगे। आप एजुकेशन का मसला ले लो तो आप देखेंगे कि 100 यूनिवर्सिटियाँ आएंगी नई। यूनिवर्सिटी आने से हम प्रतिस्पर्धी नहीं हो जाएंगे। वो यूनिवर्सिटियाँ बड़े ख्वाब और सपने वाली होंगी, बड़े निवेश वाली होंगी। हम कैसे टिकेंगे? और ख़ास तौर पे तब आज भी विदेश के निजी शिक्षण संस्थान बौद्धिकता को, विवेकशीलता को, काबिलियत को वरीयता देते हैं और तदनुरूप उनको पेमेंट करते हैं। हमारे यहाँ का क्या है? हमारे यहाँ स्व-वित्त पोषित स्कूलों का प्रिंसिपल 8 से 10 हज़ार रुपया पेमेंट पाता है।
कब उसे यूनिवर्सिटी जाना है, कब लड़का लाने जाना है, कब क्या करना, कब उसको छोड़ो। और पढ़ाने वाला शिक्षक 6,000 5,000 पाता। हमको कहीं बताया गया था कि बीए की पढ़ाई किताब की पढ़ाई नहीं होती, और अरस्तु की पढ़ाई होती है, वेबर की पढ़ाई होती है, मार्क्स की पढ़ाई होती है, स्वामीनाथन रामानुजम की पढ़ाई होती है। यानी कि मैथ पढ़ाने वाला टीचर अगर रामानुजम बन के बीए में पढ़ा रहा है, कबीर सूर तुलसी बन के पढ़ा रहा है, तब तो उस पढ़ाई को पढ़ाई कहा जाएगा। और किताब की लिखी पढ़ाई बाँच दे रहा तो उसे तो पढ़ाई कही नहीं जाएगी। आप जरा सोचो, ढेर सारे स्ववित्त पोषित स्कूल और कॉलेज में जिस पेमेंट पर पढ़ाई हो रही है, वहाँ से अरस्तु कैसे पैदा होंगे, वहाँ पे गांधी कैसे निकलेंगे? वह शिक्षक अंतःकरण की वेदना को कैसे विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करेगा? विद्यार्थी कैसे प्रेरित होंगे? शिक्षक का 3 कैरेक्टर होता हो, ज्ञानी हो, चरित्रवान हो और वो प्रेरणा प्रदान करने वाला हो। 6,000 रुपए में कहाँ से ज्ञान आएगा, कहाँ से प्रेरणा पैदा होगी, कहाँ से संवेदनशील होकर के वो अपने विद्यार्थियों को अरस्तु बनाने की या अपने मानव संसाधन को देश की बेहतरी के उपयोग के लिए तैयार कर पाएगा? आप सोचो जरा। सत्ता प्रतिष्ठान के सोचने की जिम्मेदारी आ गई है। किसान आंदोलन एक मुद्दा है, आज नहीं कल टल जाएगा इसे दाएं बाएं करते हुए, क्योंकि आंदोलन में न वो तीक्ष्णता और तीव्रता है। टिकैत के आंसू ने थोड़ी धार जरूर दी है। सरकार निरपेक्ष है, बुद्धिजीवियों से कोई मतलब नहीं है। आम जन जो चौराहेबाजी वाले हैं, ठीक है यार, आज नहीं कल फिर ऐसे हो जाए। हम समय, समाज, सरकार, सत्ता प्रतिष्ठान सबसे आग्रह करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था से कम शिक्षा और किसानी को दूर रखें। अगर ऐसा करने में आप असफल होते हैं, असमर्थ होते हैं, तो आप अच्छी तरीके से जान लें, हो सकता है तत्काल में आपके जीडीपी का आकार बढ़ जाए, जीएसटी का संग्रह भी बढ़ जाए, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट होगा पर्यावरणीय संतुलन का, ढेर सारी बातें, मानव संसाधन के दुरुपयोग का, बेरोजगारी का, वो कभी हल नहीं होगा। सामाजिक विघटन का, सामाजिक सोच का, बढ़ती जीडीपी, बढ़ती महंगाई, हो सकता है विकास दर 11% 12% दिखा दे, बढ़ते संग्रह दिखा दे, लेकिन हम और न्यूक्लियर होते चले जाएंगे। हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हमारी क्षमता अनुपयुक्त पड़ी रहेगी, पर्यावरणीय संतुलन पैदा होगा, बड़े व्यापारी लाभ पर काम करेंगे और हम तो लाभ लेने की स्थिति में ही नहीं। हमारी सामाजिक संरचना कुछ ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, इधर उधर सब टूट गया है, बिखर गया है, यही कुछ बचा हुआ है। हर कोई लाभ पे चलना चाहता है, हर कोई लाभ ही कमाना चाहता है। 130 अरब की आबादी, हम भारत की बात करते हैं, करोड़ की आबादी भारत की बात करते हैं। ठेला बेचने वाला जो मूंगफली बेच रहा है, जो चाय बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, सब्जी से शाम तक कितना आएगा उस पर उसकी दृष्टि नहीं, चाय से कितना आएगा उस पर उसकी दृष्टि नहीं, उसकी दृष्टि अन्य स्रोतों से कमाने की है। सरकारी ऑफिशियल्स का वही हाल है, पेमेंट तो मिलता है इसी नाते कि आप नौकरी करते हो। तो हर कोई लाभ, यही केंद्र में कुछ चीजें बची हुई हैं, ऐसा न हो कि यह भी फूट जाए, हम इतने एकाकी हो जाएं, इतने न्यूक्लियर हो जाएं, इतने लाभ प्रेरित हो जाएं। ये जो नियम और कानून, जो अर्थशास्त्र की बात होती है, ये सरकार के अगल बगल बैठे हुए लोग होते हैं, इनका भी मन लाभ कमाने का होता। आप ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि क्या आप ऐसे नहीं हो? तो हर कोई जब लाभ पे ही है तो इतना ज़्यादा लाभ किसी व्यवस्था में नहीं होता। आप सोचो, सरकार के बगल बैठे अर्थशास्त्रियों ने ही यह नियम बनाया है
क्योंकि लाभ तो सरकार के बगल बैठ करके ही मिल सकता है। फिर वो तो कहेंगे किसान आलसी है, ये है वो है। हर कोई लाभ चाहता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। इस लाभ की अवधारणा से बचने की जरूरत है। खेती और किसानी जो बुरे समयों में आपका साथ दी है, साथ दे सकती है, उसका सम्मान करना सीखें। किसान आंदोलन का सम्मान करना सीखें। शिक्षा की बेहतरी की सोचें, मानव संसाधन के विकास की सोचें, पर्यावरणीय गुणवत्ता की सोचें, सामाजिक असंतुलन की सोचें, सामाजिक विघटन की सोचें, चुनाव जीतने की न सोचें। अच्छा काम करेंगे, अच्छे से दायित्व निभाएंगे, मन की बात के प्रति प्रतिबद्धता होगी, अंदर से निकली हुई होगी, जन सुनने लगेगा। इलेक्शन तो आप वैसे भी जीत जाएंगे। इलेक्शन जीतने के लिए न जीते, पीढ़ी की चिंता करें, पीढ़ी संकट में है। जितनी जल्दी हो सके सरकार और समाज और बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए। हालांकि आज जो हो रहा है इसके कुछ दार्शनिक और मौलिक संदर्भ हैं जिनकी चर्चा आगे हम फिर करेंगे जल्दी। किंतु आज हम इतनी बात कहेंगे कि पीढ़ी की चिंता हमें, पर्यावरण संतुलन की ओर है। कोई नई आपदा आ सकती है। किसान आंदोलनरत हैं, ठंडे से ठिठुर रहे हैं। आप अब मन की बात न करें, और अगर करें तो जन उसे सुने और महसूस करे, कुछ ऐसा करे। सब्सिडी से कुछ होने वाला नहीं है, लोक लुभावन पॉलिसी से कुछ नहीं आने वाला है। महोदय, जब से आप आए हैं कम से कम 50 नीतियां आई, लेकिन वो कागज पे धरी रह गई, किसी का कोई रिजल्ट नहीं मिला। अभी समय है हमारे पास, आपके पास, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को समझा जाए। और यही एकमात्र उपाय है देश को बेहतरी के मार्ग पर ले जाने की, देश की क्षमता को, मानव संसाधन क्षमता को बचाने की, रोजगार उत्पन्न करने की, महंगाई कम करने की। सेवा और उद्यम का हम देख चुके हैं। खेती और किसानी से किसी नई आपदा से बचने की हमें उम्मीद है कि हम जितनी जल्दी इन समस्याओं का तर्कसंगत निदान खोजेंगे, उतनी जल्दी हमारा भारत और विश्व बेहतरी के मार्ग पर बढ़ चुका है। टिकैत के आंसू भारतीय किसान आंदोलन ने विश्व में एक विशेष प्रेरणा तो जगा ही दी है, जो ये है कि अन्नदाता संकट में है, वो कहीं की भी क्यों न हो, तो अन्नदाताओं को सुनी जाए, क्योंकि अन्नदाता ही किसी भावी प्राकृतिक आपदा के सम्यक निदान होंगे। यह मानने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। अनंत शुभकामनाएं। कल फिर इसकी मौलिकता और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भों के साथ। धन्यवाद।